वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसी के बारे में बात करेंगे। सीजी टेट में आपने पढ़े होंगे, एक टॉपिक है हमारे पास मोरल डेवलपमेंट, नैतिक शिक्षा। सी टेट में भी काफी बार ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है आपको शिक्षक भर्ती में भी काम आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, यहाँ पर यूआरएल लिंक दिया हुआ है, यूआरएल लिंक से डायरेक्ट आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। चलिए, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास की जो शिक्षा होती है वो क्या है उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं मोरल डेवलपमेंट क्या है और मोरल डेवलपमेंट के बारे में किसने अपना अपना मत दिया हुआ है। जान लेते हैं कि व्यक्ति जिस समाज या समुदाय में रहता है वो समाज या समुदाय उसके ऊपर तरह तरह के सामाजिक बंधन जो है, निर्देश अथवा दायित्व जो है आरोपित करता है, जिन्हें समाज के आदर्श या मानक नॉर्म्स या नैतिक मानदंड कहते हैं। कुछ तो इससे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। नैतिक विकास, और हम इसके मोरल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा भी समझे तो आप एक समाज में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं और जिस समाज या जिस समुदाय में रहते हैं उस समाज का एक रूल होता है, आपको एक दायित्व सौंपा जाता है और वही जो होता है समाज का आइडल या नॉर्म्स जिसको मानक कहा गया है या उसी को हम नैतिक मानदंड भी कहते हैं। इनका व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से संघर्ष होना स्वाभाविक है, किंतु वास्तव में ये आदर्श व्यक्ति की जीवन शैली के सामान्य अंग बनकर उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। एक बार फिर से समझिए इसी को। इनका व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से संघर्ष होना स्वाभाविक होता है। संघर्ष क्यों होता है? व्यक्तिगत इच्छाओं से, क्योंकि ये जो उनको एक दायित्व जो सौंपा जाता है वो दायित्व को वो निर्वहन करने के लिए स्वयं से आगे नहीं आना चाहता है, वो उन पर दबाव कह सकते हैं या एक जबरदस्ती, क्योंकि समाजीकरण जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको बताऊंगा मैं कि समाजीकरण जब होता है प्रारंभ में बालक इन नियमों आदर्शों को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ में जो बालक इसको स्वीकार करने के लिए क्या नहीं होते, तत्पर नहीं होते हैं, किंतु बालकों को उन आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए उनका क्या हो जाता है, समाजीकरण होता है या समाजीकरण किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया आपको पता होगा कि बच्चा जो है एक समाज में रहता है, समाज में रहते रहते क्या करता है, परिवार के साथ उनका मेल मिलाप बढ़ता है, फिर आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, आस पड़ोस के लोगों से मिलने के बाद क्या करता है, बच्चा बड़ा होते जाता है, स्कूल में प्रवेश कर जाता है, समाज के लोगों से मिलता है। मतलब इस प्रकार से समाज उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बच्चों का समाजीकरण होता है। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है। व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, यही क्या होता है, नैतिक विकास कहलाता है। एक बार फिर से इसी को देखें। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित जो आचरण है, नैतिक मापदंडों को अपने में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, सीखता है। व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, यही क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। नीचे देखिए थोड़ा सा, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास का नैतिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में विभिन्न स्तरों पर नैतिक मूल्य, मान्यताएं तथा उसका विकास
भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। सामाजिक तथा बौद्धिक विकास का नैतिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है और सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में विभिन्न स्तरों पर नैतिक मूल्य जो होता है, मान्यताएं तथा उनका विकास जो है भिन्न भिन्न होता है। चलिए देख लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, और लॉरेंस कोहलबर्ग को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के क्या किया था, सिद्धांत दिया था। यहां पर दो चीजें आती हैं, एक नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जीन पियाजे ने भी अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। दो चीजें यहां पर देखने वाली बात होती है कि दोनों का नाम अगर आ जाए तो हम नैतिक विकास के सिद्धांत देने वाले या जनक कहे जाने वाले कौन है, इस पर असमंजस की स्थिति आ जाती है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें दुविधा में नहीं रहना। मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस कोहलबर्ग को ही नैतिक विकास के जन्मदाता या नैतिक विकास के सिद्धांत देने वाले कहे जाते हैं। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने और दिया है, जीन पियाजे जी भी ने दिया है। लेकिन जहां पर कोहलबर्ग आते हैं तो वहां पर जीन पियाजे का नाम नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए हम नहीं देंगे। क्लियर हो गया होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिनमें से कुछ सोपान है, के रूप में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। उसी नैतिक विकास के संबंधित विचारों को क्या किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों में विभाजित किया है। देखते हैं वो 3 स्तर कौन कौन से हैं और उसके कुछ सोपान। 10 से 16 की आयु के बालकों के समूह कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं, मोरल डायलेमास को प्रस्तुत किया गया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार किए गए। चलिए आगे देखें, नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर किसने बताए हैं, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताए हैं। 3 स्तर में से हम पहला स्तर देखें, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। कोहलबर्ग ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को पूर्व परंपरागत स्तर नाम दिया। कोहलबर्ग ने, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को पूर्व परंपरागत स्तर का नाम दिया। इस अवस्था में बालक नैतिकता का जो अर्थ है निरपेक्ष रूप से ग्रहण करता है, अर्थात कोई बात या तो क्या होता है, ठीक होता है या तो गलत होता है। और कोई भी व्यवहार का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल जो होता है, वो क्या होता है, बाहर से किया जाता है। मतलब बच्चा जो है अपने व्यवहार का जो नियंत्रण रखता है वो अपने खुद से नहीं करता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का प्रेरक भी बाह्य होता है। मतलब प्रेरक में दंड से बचना एवं पुरस्कार लेना क्या है, शामिल है। चलिए बात करें हम पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में। तो इसके 2 अवस्था है। 2 अवस्था कौन कौन से, पहला एक दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। देख लेते ये क्या है। बालक को दूसरे के अधिकार का ज्ञान नहीं होता। इस अवस्था में बालक नियमों तथा उनको तोड़ने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का प्रेरक बाह्य होता है। दंड से बचना एवं पुरस्कार प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। समझ में आया होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। मतलब इसमें बालक को दूसरे का अधिकार का ज्ञान नहीं होता और इस अवस्था में बालक क्या होता है, नियमों को तोड़ने तथा दुष्परिणाम को समझते हैं। मतलब यहाँ पर दंड से बचना और पुरस्कार प्राप्त करना ही क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता के जो सिद्धांत में बताया गया है। देखते हैं साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है और दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है। इसी धारणा से वह दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
प्रयास पर समझौता करने को भी तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो तो मैं तुम्हारी पीठ पर खुजली करूंगा। मतलब क्या करना कि अपनी आवश्यकता, जो आवश्यकता उनकी है, जैसे उनकी पीठ में खुजली हो रही है, उनकी आवश्यकता है कि उन्हें कोई खुजली करने वाला चाहिए, और दूसरों के अधिकारों को भी समझ ले। मतलब अगर मेरा काम वो कर रहा है तो मैं भी उनका काम कर लूं, ये वाली बात। चलिए बात कर लेते हैं इसी पूर्व परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल लेवल जो है उसके बारे में। इसमें माता पिता द्वारा दिए जाने वाला नैतिकता संबंधी ज्ञान परिवर्तित होने लगता है। इस स्तर पर भी व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण रहता है। यहां पर भी दूसरों के नियमों का पालन किया जाता है, परंतु अभिप्रेरणा आंतरिक होती है। इस स्तर की दो अवस्थाएं होती है। आपने देखे, हमने पूर्व परंपरागत स्तर देखे। परंपरागत स्तर के भी दो स्तर बताए गए हैं, और ये जो है माता पिता द्वारा दिए जाने वाला नैतिकता संबंधित ज्ञान जो है परिवर्तित होने लगता है इसमें। आगे देखिए, इसमें पहला परस्पर एक रूप अभिमुखता। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह माना जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बच्चा दूसरों को प्रसन्न करने तथा प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक प्रणाली व्यक्तियों द्वारा अपना कर्तव्य निभाने तथा स्वेच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। तीसरा जो है उत्तर परंपरागत स्तर, पास्ट कन्वेंशनल लेवल। कोहलबर्ग ने किशोरावस्था को उत्तर परंपरागत स्तर कहा है। इस अवस्था में आचरण का नियंत्रण आंतरिक हो जाता है। उसमें स्वनिर्धारित सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। और ये जो है आपके जो तीसरा वाला जो लेवल है उसको तीन भागों में बांटा गया है। सामाजिक संपर्क अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की अपेक्षा न्याय एवं वैधता का महत्व अधिक हो जाता है। कानून को बदला जा सकता है यदि वह बहुसंख्या की इच्छा को व्यक्त नहीं करता एवं सामाजिक हित के अनुकूल नहीं है। इस अवस्था में यह स्वीकार किया जाने लगता है कि सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना सबके अधिकार क्या है, समान है। सामाजिक संपर्क अभिमुखता आपको समझ में आया होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की अपेक्षा न्याय एवं वैधता तो क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था या स्तर पर व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है, जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे का नैतिक विकास का जो है सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम देखें तो जीन पियाजे ने नियमों, अधिकारों, दोषों, पापों व अत्याचारों के मूल्यांकन, समानता तथा इस पर निर्भरता से संबंधित प्रश्न एवं कहानी के माध्यम से बच्चों के गहन साक्षात्कार किए। उन्होंने प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके नैतिक विकास के क्या किए, तीन मुख्य स्तर बताए। चलिए बात कर लेते हैं इनके तीन मुख्य स्तरों के बारे में। पहला जो है नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखा जाए। यह नैतिक विकास का प्रथम स्तर है, लगभग 7 से 8 वर्ष तक चलता है। इसे विषय नैतिकता, हेट्रोनोमस मोरालिटी या विवस्था की नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं। इस स्तर पर बालक के अंदर विद्यमान नैतिकता अन्य के द्वारा निर्धारित या स्थापित नियमों पर आधारित होती है। मतलब इसमें कोई अन्य के द्वारा निर्धारित जो नैतिकता है, कोई मोरल, कोई कह सकते हैं कोई एक दायित्व जो होता है उस पर क्या करता है, वो स्थापित कर देता है। जो कुछ भी बुजुर्ग, अधिकारी अथवा नियम कहे वही क्या कहलाता है, न्याय है, वही तर्क संगत है, वही उचित है। यहाँ पर
यही बताया गया। इस स्तर पर यथावत आज्ञा पालन अच्छा माना जाता है। उद्देश्य के आधार पर नहीं, परिणाम के आधार पर व्यक्ति के कार्य को सही गलत ठहराया जाता है। जिस कार्य का परिणाम जितना अधिक गंभीर होता है उसके लिए दंड उतना ही अधिक कष्टप्रद होता है, होने की आशा की जाती है। मतलब यहाँ पर जो कोई बुजुर्ग है, कोई अधिकारी वर्ग है, कोई एक नियम जो होता है वही क्या कहता है, न्याय है। जो बड़े कह दिए, जो बुजुर्ग कह दिए वही न्याय होता है, वही तर्कसंगत होता है और वही उसी को उचित माना जाता है। और यहाँ पर जितना अच्छा आपका काम करेंगे उतना, अगर उसका परिणाम भी उतना अच्छा होगा तो आपकी प्रशंसा होगी, और अगर उतना ही अधिक जो परिणाम है वो गंभीर होगा तो यहाँ पर दंड भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। चलिए नैतिक समानता देख लेते हैं। नैतिक समानता, मोरल इक्वेलिटी क्या है? यह अवस्था जो है 7 से 8 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है और यह स्तर समवयस्क बच्चों पीयर्स के साथ बढ़ती अंतरक्रिया का परिणाम होता है। मतलब ग्रुप में जो बच्चे खेलते हैं, समवयस्क मतलब एक उम्र के जो बच्चे हैं के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। यहाँ पर कहा गया कि हम उम्र साथियों के साथ बालक की अंतःक्रिया वस्तुतः समानता तथा लेन देन के संबंधों पर आधारित है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है। बालक पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने खेल तथा नियमों का क्या करता है, निर्धारण करता है। आगे हम देखें, स्वकेंद्रित खेलों से हटकर बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं और 4-5 वर्ष के बालक के खेल के अपने अपने नियम होते हैं, किंतु 8-9 वर्ष के बालकों के खेल बिल्कुल भिन्न होते हैं। सभी बालकों को खेल के एक समान नियम, कॉमन सेट ऑफ रूल्स ज्ञात होते हैं। इस आयु के खेलों का अधिकांश समय नियमों तथा बेईमानी के ऊपर तर्क वितर्क करते हुए गुजर जाता है। तुमने बेईमानी की है, नहीं आदि। मतलब यहाँ पर जो होता है, आप देखे होंगे 4 से 5 वर्ष के बालक जो होते हैं वो अपने अपने अपना नियम बना ही लेते हैं, खुद से बनाते हैं और खुद से बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जो एक निर्धारित आयु है, जो 8 से 9 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं, उनके खेल जो होते हैं, एक समान खेल के लिए कॉमन एक रूल होता है। उसी रूल को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और कई जो हमारा जो कई सारा जो समय है इसी में गुजर जाता है, ये हमारा गलत है, ये सही है, इसी में निकल जाता है। ये नैतिक समानता के बारे में हो गया। इस उम्र में बच्चों में इस प्रकार के तर्क वितर्क के कारण ही बालक स्वकेंद्रित खेल से सहयोगात्मक खेल की ओर अग्रसर होता है। मतलब क्या करता है, कोई बच्चा एक अकेला खेलते रहता है, यहाँ पर स्वकेंद्रित खेल, एक अकेला ईगो सेंट्रिक प्ले से सहयोगात्मक है ना, कोऑपरेटिव प्ले। मतलब एक कोई बच्चा अपने अकेले से खेलते रहता है, वो क्या करता है, कोऑपरेटिव हो जाता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है, हेल्प लेना, एक दूसरे का हेल्प करना, इस टाइप की जो चीजें हैं नैतिक समानता का जो सिद्धांत दिया है उसमें देखने को मिलता है। नैतिक सापेक्षता, मोरल रियलिटिज्म, ठीक है। नैतिक सापेक्षता के बारे में देखते हैं, रिलेटिविज्म। नैतिक विकास का यह सर्वाधिक विकसित स्तर है। प्याजे ने इसे स्वतः नैतिकता अथवा सहयोगात्मक नैतिकता कहा है, और यह जो स्तर है वो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। बाह्य दबाव के अभाव में न्याय के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर नैतिक यथार्थ मतलब नियमों का अंधाधुंध अनुसरण, ब्लाइंड, यहाँ पे ओबेडियंस कहा गया है। नैतिक समानता कार्यों की व्याख्या करने की प्रकृति। इसके बाद हम बात करें नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर कुछ कारक बताए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं परिवार जो है इसका मुख्य कारक है। परिवार की नैतिक भावना एवं चरित्र बालक के नैतिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे विद्यालय भी क्या करते हैं, नैतिक विकास को प्रभावित करने में काफी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पड़ोसी की रुचि, आदत, भावना एवं चरित्र बालक की नैतिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। धर्म का प्रभाव भी आप देखे होंगे, धर्म भी क्या करता है, नैतिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। मित्र समूह,
भी क्या करते हैं, नैतिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हम देखें हमारी जो संस्कृति भी है हमारे मोरल डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। समुदाय के बारे में भी बात करें हम तो समुदाय भी क्या करता है, नैतिक विकास को प्रभावित करता है। तो चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।